स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज हम करेंगे इसका न्यू टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैपिटल जो होता है, आप जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल जो होता है वो क्या क्या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है और किस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रोपोर्शन को मिक्स करके। ये हम स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखते हैं, इट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए आपने कितनी डेट लिया है और कितना आपने इक्विटी लगाई है, इन दोनों चीज़ों को किस किस प्रोपोर्शन में आपने लिया है, यही हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। आप जानते हैं डेट का मतलब होता है कर्जा, जो आप किसी और से बोरो करते हैं, बोरोड फंड कह सकते हैं हम डेट को। वो आपका खुद का नहीं होता है, आप किसी से उधार लेते हैं जो आपको वापस करना होता है, यानी कि आपकी वो लायबिलिटी होती है। और इक्विटी क्या होती है, इक्विटी का मतलब होता है जो आपका खुद का पैसा है, ठीक है, आपने किसी और से बोरो नहीं किया है, वो आपका ओनर्स फंड है, यानी कि ओनर का खुद का फंड है, वो ओनर्स फंड है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब कितना डेट लेना है और कितनी इक्विटी लेनी है एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ये कैसे डिसाइड होता है। तो डेट और इक्विटी जो है दोनों की ही ना कॉस्ट अलग अलग आती है, और कॉस्ट अलग अलग आने के साथ इनकी ना रिस्क अलग अलग होते हैं। तो किसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, तो जिसमें कम कॉस्ट लग रही है वो सिलेक्ट करिए, किसमें कितनी रिस्क लग रही है, तो जिसमें कम रिस्क है वो सिलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि डेट इन्वॉल्व्स, अच्छा अगर आप डेट लेना चाहें तो आप क्या देखेंगे, डेट के बारे में आपको पता चलेगा कि डेट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट बट इट इज़ वेरी रिस्की। डेट में यूँ तो बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट लगती है, इक्विटी से अगर कंपेयर किया जाए तो डेट में काफ़ी कम कॉस्ट लगती है। सपोज आपको कुछ फंड बोरो करना था, आप बैंक के पास गए और आपने फंड बोरो किया, तो ये जो आपका डेट को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, डेट लेने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा? नहीं, आप बैंक में गए, आपने कुछ मतलब पेपर वर्क किए और फिर आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। ज़रूरी है क्या उसमें आप ऐसे बहुत सारा कोई पैसा, कोई फ़ी तो नहीं पे करनी पड़ती है आपको। लेकिन इसके साथ साथ, अच्छा ये कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। कैसे? क्योंकि आपको ना डेट पे जो इंटरेस्ट देना होता है ना, वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है। अगर आपने एक बार भी डेट पे इंटरेस्ट मिस कर दिया ना, तो फिर क्या होता है कि आप लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर आते हो, और ऐसा भी पोजीशन आ सकती है कि आपकी कंपनी के एसेट्स जो हैं वो लिक्विडेट करने पड़ जाएं और आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाए। लिक्विडेट करने का क्या मतलब है कि भाई आपके कंपनी के एसेट्स को पैसों में कन्वर्ट कर लिया जाए, यानी कि आपकी कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जाए और उससे पैसे रिकवर करे जाए। ऐसा होता ही नहीं होता है कि आपने अगर सपोज बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, तो क्या वो आपको बिना सिक्योरिटी का लोन देते हैं? सपोज 10 करोड़ का लोन के लिए आपने अप्लाई किया, कंपनी है ज़्यादा के लोन नहीं अप्लाई करती है, तो क्या होता है कि उसके लिए कंपनी को कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा, लैंड करनी पड़ेगी, बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इन केस वो नहीं पे कर पाती है डेट वापस, तो फिर क्या होगा कि उसकी वो बिल्डिंग जो है वो चली जाएगी, मतलब वो बैंक की हो जाएगी, और इस तरीके से फिर मतलब उसको अपनी बिल्डिंग लिक्विडेट करनी पड़ेगी, और इस वजह से, इतने हैवी लॉस की वजह से वो इंसॉल्वेंसी में भी जा सकती है कंपनी। तो देख रहे हैं कि डेट में वैसे तो बहुत कम कॉस्ट लगती है एक्वायर करने में, लेकिन रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है, लेकिन ये बहुत सेफ सिक्योरिटी है, इसमें कुछ खास रिस्क नहीं होता। एक्सपेंसिव कैसे है? इक्विटी आप जानते हैं कि इक्विटी होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड के अंदर आते हैं शेयर्स। तो जब शेयर्स आप इशू करते हो मार्केट में, तो आप ऐसे ही तो इशू नहीं कर देते हो। क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स, लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो अगर कंपेयर किया जाए डेट और इक्विटी को, तो इक्विटी जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है, लेकिन डेट की तरह इसमें उतनी ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट टाइम पर पे नहीं करते हो तो आप लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि वो आप खुद का ही पैसा है एक तरीके से, ठीक है, मालिक का, ओनर का खुद का ही पैसा है, तो वो इतनी ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होता है डिविडेंड देना या फिर पे बैक करना। लेकिन अगर डेट से कंपेयर किया जाए तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो जो इक्विटी होती है वो एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन सेफ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख लीजिए कि आपको कितनी डेट रखना है और कितनी इक्विटी रखनी है।
तो जब आप ये प्रपोर्शन सेट कर लेंगे तो वही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, ये वाली बात एक और थी कि डेट जो है, ये जो हमने अभी पढ़ा कि डेट जो है वो उसकी कम कॉस्ट पड़ती है लेकिन वो ज़्यादा एक रिस्की होता है, और इक्विटी जो है वो सेफ है, ये हम पढ़ रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप शेयर होल्डर या फिर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एक्सटर्नल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बात अलग है। हम पढ़ रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी के लिए क्या है। तो कंपनी के लिए डेट जो है वो रिस्की है, और इसमें वो कम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और इसमें इक्विटी जो है वो एक्सपेंसिव है लेकिन ये सेफ है। ये हमने पढ़ा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यही चीज़ है कि आप कितने प्रपोर्शन में डेट डालते हो और कितने प्रपोर्शन में इक्विटी डालते हो, इसी को आप कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? डेट अपॉन इक्विटी, कितना प्रपोर्शन इन दोनों का है, किस रेशियो में आपने ये दोनों सोर्सेज लिए हैं, इसी को आप कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कैपिटल जो है एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो डेट और इक्विटी से मिलकर बनता है, लेकिन वो किस प्रपोर्शन में मिलेंगे ये हम फाइनेंशियल लिवरेज में देखते हैं। तो इसी से फिर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक से डिफाइन हो पाता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज में हम क्या करते हैं? इट रिफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल, कि ओवरऑल कैपिटल में डेट कितना है, डेट कितना है ओवरऑल कैपिटल में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपने पूरे कैपिटल को सिर्फ इक्विटी रखो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इससे आपको काफ़ी सारे नुकसान हैं। वो चीज़ें हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिर है कि आपको डेट को तो इंक्लूड करना ही करना पड़ता है, तो कितना इंक्लूड करेंगे, किस प्रपोर्शन में आप डेट और इक्विटी को रखेंगे, वो चीज़ आपकी फाइनेंशियल लिवरेज कहलाती है। तो फाइनेंशियल लिवरेज इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला था, वैसे ही सेम फाइनेंशियल लिवरेज को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट अपॉन इक्विटी। फिर नेक्स्ट चीज है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट is more than the earning or ROI of the company, then more debt means loss for company। क्या मतलब है कि डेट को इंक्लूड करने का इंस्ट्रक्शन बोला तो गया है कि हाँ भाई आप डेट को इंक्लूड करिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो क्या होता है कि डेट जो है वो अर्निंग को इंक्रीज करता है, लेकिन कब करेगा? सिर्फ तब करेगा कि जब आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपको डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो आपके रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट से कम है। समझ आ रहा है कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है ना इन्वेस्टमेंट से, जो आपको अर्निंग हो रही है, वो अगर आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको इतना आप कमा नहीं रहे हो जितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फिर ये डेट तो आपके लिए लॉस हो गया। तो क्या है कि अगर आप ज़्यादा डेट लगाएंगे तो फिर यही होता रहेगा कि इंटरेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा, तो वो लॉस की सिचुएशन हो जाएगी। तो आपको डेट बहुत हिसाब से रखना है, ना तो आपको पूरा ऐसा भी नहीं रखना कि सिर्फ आप इक्विटी रखो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। आपको डेट इंक्लूड तो करना है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। तो यही बात है कि डेट आपकी जो अर्निंग है वो डेट से होती तो है, डेट को इंक्लूड करने से, लेकिन जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना वो कम होना चाहिए आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। अगर ज़्यादा है तो ये आपके लिए लॉस होगा। चलिए फाइनेंशियल लिवरेज को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि भाई आपने जब कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मिक्स किया तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज हुई। आप एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता ही ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए। अगर उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है तो इसका मतलब कंपनी की बाकी की ऑब्लिगेशंस अपने आप पूरी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, पहले तो सारी ऑब्लिगेशंस दे दी जाती हैं, उसके बाद सबसे एंड में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर डेट आप मिक्स करते हैं या नहीं करते हैं तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज होती है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पर शेयर पे कितनी अर्निंग होती है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है एक इक्विटी शेयर होल्डर को। अर्निंग पर शेयर, तो इसे हम ईपीएस भी बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर पता लगाने के लिए हमारे पास टोटल अर्निंग पता होनी चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि सारी ऑब्लिगेशंस को आप हटा दीजिए, उसके बाद आपकी जो अर्निंग बच रही है उसको आप अर्निंग आफ्टर टैक्स कहेंगे। इसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आपको पर शेयर की अर्निंग पता चल जाएगी ना।
तो यही आपको बस इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको EPS निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे 3 केसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले क्या है कि टोटल कैपिटल कितना है तीनों केसेस में टोटल कैपिटल है 50 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टोटल आपका जो कैपिटल है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, इक्विटी और डेट होता है ना। तो किस में कितनी इक्विटी और किस में कितनी डेट है ये देखेंगे। तो फर्स्ट वाले में इक्विटी पूरी है, यानी कि 50 लाख का कैपिटल है, 50 ही लाख की इक्विटी है, डेट कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। तो 50 लाख की इक्विटी और 10 रुपये का एक शेयर, तो कितने शेयर हो गए? 5 लाख शेयर हो गए ना। 50 लाख को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 5 लाख के शेयर हो गए, ठीक है। सेकंड वाले केस में आपको दिया हुआ है कि 40 लाख की इक्विटी है, 50 लाख में से इक्विटी जो है वो आपकी 40 लाख की है। तो 40 लाख और शेयर कितने का है? इस पे भी 10 रुपये का है, तो 10 रुपये के शेयर से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 लाख शेयर, ठीक है। थर्ड केस में 30 लाख की इक्विटी है, तो बस आप डिवाइड कर दीजिए 10 से और आपको मिल जाएंगे कि 3 लाख शेयर्स हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेट। तो इसमें तो पूरे 50 में से 50 इक्विटी हो गई थी, तो डेट तो कुछ लिया ही नहीं होगा, नील है। यहाँ पर 50 में से 40 की इक्विटी थी, तो 10 का डेट है, 10 लाख का डेट। यहाँ पर 50 में से 30 लाख की इक्विटी थी, तो 20 लाख का डेट है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद है टैक्स रेट होता है ना, तो टैक्स क्या है? 30% तीनों में। इंटरेस्ट ऑन डेट क्या है कि डेट पे आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है। तो यहाँ पर तो कुछ डेट ही नहीं था, तो इंटरेस्ट किस बात का? इंटरेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पर 10 लाख का डेट था, उस पर 10% का इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है। EBIT क्या चीज़ है? EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या मतलब है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि अभी आपकी कोई भी आपने ना तो इंटरेस्ट डिडक्ट किया है ना ही टैक्स डिडक्ट किया है, ये आपकी टोटल पूरी अर्निंग है, ठीक है। तो तीनों ही केसेस में 7 लाख अर्निंग है। तो आपको क्या निकालना था? EPS निकालना था। यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं, आपको क्या निकालना था? EPS निकालना था। तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आपको यहाँ पता है, आपने देखे हो तो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है। तो यहाँ पर तो मैं एक टिक लगा सकती हूँ कि ठीक है, आपको नंबर ऑफ शेयर पता है। तो और क्या पता होना चाहिए? आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स पता होनी चाहिए। लेकिन ये आपने देखा कि क्वेश्चन में ये चीज़ कहीं भी नहीं थी, तो ये आपको बस निकालनी है, ठीक है। वो हम यहाँ निकालेंगे सॉल्यूशन में। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स पता होनी चाहिए, और अर्निंग आफ्टर टैक्स हम ऐसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास दिया हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। तो तीनों ही केसेस में कितना है ये? 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। अब ये तो टोटल अर्निंग है, तो इसमें से आपको अपने एक्सपेंसेस वगैरह डिडक्ट करने पड़ेंगे कि नहीं। तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइन से चलिए। EBIT इंटरेस्ट, वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले नाम क्या आ रहा है? इंटरेस्ट, और बाद में टैक्स आ रहा है। पहले नाम क्या आ रहा है? इंटरेस्ट। तो पहले आप इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, लेस इंटरेस्ट। बताइए, क्लियर है? तो पहले आप इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट किस पे होगा? डेट पे, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट केस में आप देखें तो डेट तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट किस बात का? कुछ नहीं, तो यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट केस में आप देखें तो डेट था 10 लाख का, तो उस पर कितना इंटरेस्ट? 10% का। तो कितना हो गया? 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो यहाँ पर 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया, ये डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना डेट था? 20 लाख का, 20 लाख पे 10%, 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया, ये डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये डिडक्ट करके क्या अमाउंट्स आएंगे? 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख। बताइए, क्लियर है? अब है कि भाई अभी तक ये जो आए अमाउंट्स, इनको हम कहेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या कहेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट तो चला गया, तो अब क्या बचा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम डिडक्ट करेंगे टैक्स, ठीक है। अब टैक्स तो तीनों ही केसेस में 30% दिए हुए हैं, 30%, 30%, 30%, ठीक है। लेकिन आप किस अमाउंट पे टैक्स निकालेंगे?
आप पूरे अमाउंट पे नहीं करेंगे कि आप 777 लाख पे टैक्स निकाल दें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो 30% निकालना है वो इन अमाउंट्स का निकालना है, ईबीटी का, ठीक है। तो 7 लाख का 30% क्या हो जाएगा, 2,10,000, ये डिडक्ट कर दीजिए। 6 लाख का 30% क्या हो जाएगा, 1,80,000, डिडक्ट कर दीजिए। 5 लाख का 30% क्या हो जाएगा, 1,50,000, इसे भी डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपके अमाउंट्स क्या है, यह है आपका 4,90,000, यह आया 4,20,000 और ये आया 3.5 लाख। बताइए क्लियर है। तो ये जो आपके अमाउंट्स आए हैं, अब हम इन्हें कह सकते हैं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई आपकी, क्या आ गई, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, अर्निंग आफ्टर टैक्स ही तो चाहिए थी, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। तो अब हम निकाल सकते हैं ईपीएस, ईपीएस निकाल सकते हैं अब हम। तो कैसे निकालेंगे कि भाई फर्स्ट केस में आप देखें कि फर्स्ट केस में ईएटी यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है 4,90,000 और फर्स्ट केस में नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 5 लाख, कितने थे, 5 लाख। तो इनको डिडक्ट करेंगे तो फर्स्ट केस में आपका ईपीएस कितना आ जाएगा, 0.98, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.98 यानी कि आपको पर शेयर पे इतनी अर्निंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड केस का ईपीएस क्या है, 4,20,000 अपॉन, यहाँ पर आपके शेयर कितने थे, 4 लाख। तो इसको आप डिडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1.05, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.05 यानी कि पर शेयर पे इसको इक्विटी शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग हो रही है, 1.05। थर्ड जो केस है, थर्ड केस में आपका ईएटी क्या निकला है, 3,50,000, 3,50,000 डिवाइडेड बाय इसके इक्विटी, इसके शेयर्स कितने थे, 3 लाख। तो इसको डिवाइड करके आपका आ रहा है 1.16, कितना, 1.16। तो यहाँ पर हमने 3 केसेस देखे, तो आपको इसमें कितनी अर्निंग हो रही है पर शेयर पे 0.98, इस पे 1.05 और 1.16। तो अब कुछ डिफरेंस नज़र आया। यहाँ पर क्या है कि भाई अगर आपने कोई डेट मिक्स नहीं किया है, अगर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़रा भी कुछ भी डेट नहीं मिलाया है, तो आपको सबसे कम अर्निंग हो रही है। अगर आप डेट को बढ़ाते हैं, अगर आप डेट को मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर आपको 1.05 यानी कि कंपैरेटिवली ज़्यादा की अर्निंग हो रही है, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम अर्निंग हो रही है अगर आप अपने डेट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर आप अपने डेट को इंक्लूड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज ही होगी। तो ये तो बात हो गई अर्निंग पर शेयर की। एक और चीज़ होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है जिसको आपको देखना चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप कितना इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न वापस मिल रहा है, यानी कि आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। अगर आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको आपके इंटरेस्ट से, जो आपका डेट पे इंटरेस्ट आपको देना है वो उससे ज़्यादा है अगर आपकी ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है। लेकिन अगर कम है, यानी कि आपको इतनी अर्निंग नहीं हो रही जितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो फिर डेट लेना आपके लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप डेट ले सको, क्योंकि आप भाई इंटरेस्ट नहीं चुका पाओगे। तो आपको क्या देखना है कि आप डेट तभी लीजिए जब आपकी ROI जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ROI कैसे निकालते हैं, ROI निकालते हैं EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100। तो इससे क्या पता चल जाता है हमारा, इससे हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज पता चल जाती है, ठीक है। तो चलिए, EBIT क्या आया था हमारा, EBIT तो तीनों केसेस में 7-7 लाख था, तो 7 लाख अपॉन टोटल कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल तीनों केसेस में 50 लाख है, तो 50 लाख इंटू 100। इसको काटेंगे, आपका आ जाएगा 14%, कितना,
14%। तो आपका ROI क्या आया? 14%। तो क्या कहा जा रहा है कि आपके ROI और इंटरेस्ट रेट में से अगर आपका ROI बड़ा है तो ठीक है, वरना आप डेट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ROI है 14% और इंटरेस्ट रेट है, इसमें तो कुछ नहीं है, 10% है दोनों में, तो 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो आपने देखा कि हर केस में, तीनों ही केस में ROI यानी कि 14% ज़्यादा बड़ा है इंटरेस्ट रेट से। तो यहाँ पर तीनों ही केसेस में डेट लेना ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि अगर हमारी ROI जो है अगर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो आप डेट ले सकते हैं, जैसे कि पिछले केसेस में हुआ था कि तीनों ही केसेस में आपकी ROI जो थी वो इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा थी, तो मतलब आप डेट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी कंपनी को अच्छा ही फ़ायदा ही देगी। लेकिन अगर आपकी अर्निंग कम है, इसका मतलब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो अगर आपके ROI जो है इंटरेस्ट रेट से कम है तो फिर आप बिल्कुल भी डेट नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको वापस करने की, उसके इंटरेस्ट को पे करने की पोजीशन में नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन रखा है पिछले जैसा ही, बस ऐसा करते हैं कि इसकी अर्निंग को ना चेंज कर देते हैं, EBIT को 7 लाख की जगह 3-3 लाख कर देते हैं, ठीक है। 7 लाख की जगह 3-3 लाख कर दिया है। अब हम इसकी ना ROI निकाल के देखते हैं। तो ROI क्या होती है? ROI इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन टोटल कैपिटल इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो EBIT तो तीनों केसेस में 3 लाख है, अपॉन टोटल कैपिटल क्या है? टोटल कैपिटल है 50 लाख इंटू 100। तो ज़रा करिए, 2 0 से 2 0, कितना आया? 6%। कितना आया? 6%। तो क्या बताया जाता है कि अगर आपकी ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो फिर गलत होता है, तो फिर आप आप डेट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ROI है 6% और आपका इंटरेस्ट रेट है, आप देखें तो 10%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी ROI कम निकल रही है, आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब आप डेट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डेट लेंगे तो आपको लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी इतनी अर्निंग नहीं हो रही है, आपको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में आप नहीं ले सकते हैं। तो चलिए बस इसी के, वैसे तो आपको यहीं से समझ आ जाएगा कि भाई हम डेट नहीं ले सकते क्योंकि ROI तो कम आ रही है, लेकिन फिर भी इसको हम अगर इसका EPS अर्निंग पर शेयर निकाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि अर्निंग पर शेयर पिछले वाले से बहुत ज़्यादा कम चला जा रहा है, यानी कि एक शेयर पे बहुत कम अर्निंग हो रही है। तो देखते हैं कि मतलब अर्निंग कम है फिर भी हमने डेट ले लिया है, तो फिर क्या हो रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर EBIT क्या है? 3 लाख, यहाँ पर भी 3 लाख है और यहाँ पर भी 3 लाख है। इसमें हमें क्या डिडक्ट करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? तो इस वाले पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कोई डेट नहीं लिया है, इस पे 10% इंटरेस्ट है। 10% इंटरेस्ट कितने पे? 10 लाख रुपीज़ पे, यानी कि 1 लाख का इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर 20 लाख के डेट पे 10% का इंटरेस्ट यानी कि 2 लाख का इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या अमाउंट्स आए? यहाँ पर तो 3 लाख ही आया, यहाँ पर आया 2 लाख और यहाँ पर आया 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आपका EBT यानी कि इंटरेस्ट बिफोर टैक्स आ गया। अब आपको इसमें से टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, तो टैक्स डिडक्ट करेंगे आप। टैक्स रेट क्या है? 30% आप इस पे निकालेंगे, तो 30% इसका क्या हो जाएगा? 90,000 डिडक्ट। 20% का 30% क्या हो जाएगा? 2 लाख का 30% हो जाएगा आपका 60,000 और 1 लाख का 30% आपका हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2,10,000, यहाँ पर आएगा 1,40,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 70,000। तो आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद आपको कैसे निकालना होता है? EPS के लिए आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करना पड़ता है टोटल शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इस केस में कितने हैं? 5 लाख। तो 2,10,000 को आप 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.42, ठीक है। फिर आप 1,40,000 को आप 4 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.35। फिर आप 70,000 को आप 3 लाख शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.23।
तो आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा कम होती जा रही है अर्निंग के 0.42, 0.35, 0.23 कि जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी अर्निंग पर शेयर कम होती जा रही है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं था, आप डेट को इंक्रीज़ कर रहे थे तो आपकी अर्निंग भी इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपने डेट को इंक्रीज़ करा तो आपकी अर्निंग पर शेयर भी कम होती जा रही है, क्योंकि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप डेट ले सकें, क्योंकि उसकी ROI इतनी नहीं आ रही है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि आप डेट तभी लीजिए जब आपकी ROI जो है इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट से कम होगी तो क्या होगा, आप लॉस में चले जाओगे, आप इंटरेस्ट वापस नहीं पे कर पाओगे क्योंकि आपकी इतनी अर्निंग नहीं है। तो ऐसे ही हमने पिछले इलस्ट्रेशन में देखा था, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ थी कि भाई ROI ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो आपकी अर्निंग जो थी डेट लेने से इंक्रीज़ ही हो रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, इस केस में आपकी ROI इंटरेस्ट रेट से कम आई थी, यानी कि आप पोजीशन में नहीं हो डेट लेने की, फिर भी आपने ले लिया अगर, तो फिर क्या हो रहा है कि आपका जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पर शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो आपकी डिक्लाइन होती जा रही है। देख रहे हैं 4235 0.23 ऐसे करके डिक्लाइन होती जा रही है। तो यही कंक्लूजन था कि आप डेट को तब लीजिए जब आपकी ROI जो है वो ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से। अगर कम है तो आप बिल्कुल भी डेट मत लीजिए, वरना आपकी अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन होती जाएगी और आप लॉस में जाते जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं कि आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट रखना चाहिए, कितनी इक्विटी रखनी चाहिए, इस चीज़ को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि आपकी कंपनी की कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा अच्छा इनफ्लो होता है, ज़्यादा इनफ्लो आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस पोजीशन में हैं कि अगर आप डेट ले लेते हैं तो आप उसका इंटरेस्ट जो है वो पे बैक कर पाएंगे। तो कैश का इनफ्लो हो रहा है तभी तो आप आउटफ्लो कर पाएंगे। सपोज़ अगर आपके कंपनी में कैश का इनफ्लो अच्छा नहीं है तो फिर आप डेट लेने की पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आप उसको पे बैक नहीं कर पाओगे, आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, और वो तो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन होती है, आपको करना ही करना होता है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, यानी कि कैश की इनफ्लो ज़्यादा होता है, तो आप डेट ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका कैश का इनफ्लो अच्छा नहीं है, तो फिर आप इक्विटी की तरफ जाइए। देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि आपकी अर्निंग जो हो रही है और आपका इंटरेस्ट जो है, इन दोनों के बीच में आप रेशियो निकालते हैं। आप ये देखते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो, अर्निंग जो है वो आपके इंटरेस्ट के कितने टाइम्स है, ठीक है, ये देखा जाता है। तो ये हम रेशियो निकालते हैं अर्निंग का और इंटरेस्ट का। तो EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो इंटरेस्ट है ना वो अर्निंग है ना वो इंटरेस्ट के इतने टाइम्स है। जैसे सपोज़ कर लीजिए एग्जाम्पल कि सपोज़ आपका जो इंटरेस्ट है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, और आपकी जो अर्निंग है वो है 4000 रुपीज़। तो आपको इससे क्लियरली पता चल जाएगा कि 4000 अपॉन 1000 करके कि भाई 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है आपका ICR। तो जितना ज़्यादा अर्निंग होगी, है ना, तो अगर जितनी ज़्यादा अर्निंग होगी, यानी कि जितनी ये जो ICR का रेशियो है वो जितना ज़्यादा हायर होगा, तो फिर आप उस अच्छी पोजीशन में हो कि आप अपने डेट को आराम से दे पाओगे, आप अपने डेट के इंटरेस्ट को आराम से दे पाओगे। लेकिन अगर ICR लो है तो इसका मतलब आपको डेट नहीं चूज़ करना चाहिए, आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए। ये जो चीज़ है इसको हम डिटेल में जो है रेशियो वाली बुक में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की। यहाँ पर सिर्फ इतना काफ़ी है आपके लिए समझना कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट की कितने टाइम्स है। तो जितना ज़्यादा ICR उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी पोजीशन है कंपनी की और आप डेट ले सकते हो। अगर कम ICR होगा तो इसका मतलब आप इक्विटी पे जाइए, आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप डेट को पे बैक कर पाओ। थर्ड इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका क्या मतलब है कि भाई इसमें तो हमने सिर्फ इंटरेस्ट की बात करी कि भाई इंटरेस्ट कितना है, और यहाँ पर हम बात करेंगे अपनी सारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस की, यानी कि जितना भी हमको देना है उन सारी चीज़ों की बात हम इसमें करेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। तो हमें क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि ऊपर आपकी अर्निंग थी और नीचे आपका इंटरेस्ट था, यानी कि आपकी जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऊपर आपकी अर्निंग आएगी और नीचे आपकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आएगी। अर्निंग कैसे आएगी ऊपर, जैसे फर्स्ट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट जो है वो आपका जो आफ्टर टैक्स, जो भी आपने टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। उसमें आप जोड़िए डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। तो आप सोच रहे हैं कि भाई ये डेप्रिसिएशन इनकम कैसे है, ऊपर तो सारी चीज़ें इनकम वाली आनी चाहिए। तो डेप्रिसिएशन ऐसे है कि भाई जो डेप्रिसिएशन आपने दिया
ठीक है। आपने जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया अपने किसी एसेट पे, तो वो आपने जो किया होगा राइट ऑफ, तो क्या आपने कुछ पैसों में उसको पे किया होगा क्या? नहीं, आपने कुछ पे तो नहीं किया ना, बस ये आपने अपने आप अज्यूम कर लिया कि भाई इतने से डेप्रिसिएशन हो गया और वो काट दिया, लेकिन एक्चुअल में आपको कुछ पे तो नहीं करना पड़ा। तो ये एक तरीके का आपका लॉस था जिसने आपका प्रॉफिट पहले कम कर दिया था, तो अब उसको दोबारा जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको तो अर्निंग पता करनी है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रिसिएशन जोड़ लीजिए जो आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था। फिर बाद में आपने इंटरेस्ट जो देना होगा आपको डेट पे, वो भी आपने राइट ऑफ करा होगा, तो उसे भी वापस ले आइए, क्योंकि आपको पहले पूरी अर्निंग पता करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने पहले डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, फिर आपने इंटरेस्ट जोड़ दिया, और उसके बाद आप नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करेंगे, यानी कि जो भी ऐसे नॉन कैश एक्सपेंसेस है जैसे गुडविल वगैरह हो गई, आपने गुडविल राइट ऑफ करी थी, तो गुडविल राइट ऑफ करने के टाइम पे भी आपने कुछ कैश में तो नहीं दिया होगा, तो ये भी आपके कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस थे जो आपने राइट ऑफ करे थे, तो उनको आप दोबारा जोड़ लीजिए। तो क्या करा, इसमें सारी अर्निंग पता चल जाएगी, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने जो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करा था वो जोड़ लो, इंटरेस्ट दिया था वो जोड़ लो, और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो राइट ऑफ कर दिए थे वो भी जोड़ लो। तो ये ऊपर अर्निंग आ गई सारी, ठीक है। नीचे आएंगी सारी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि जितना भी आपको देना है। तो आपको क्या क्या देना है, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, आपको डेट वालों को इंटरेस्ट देना है जिससे डेट लिया है, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो भी आपकी ऑब्लिगेशन हो, भाई आपको क्रेडिटर्स को पैसा देना है, आपको डेट पे देना है, आपको जो भी देना है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हो गई, जो जो आपको देना है। और ऊपर आपकी क्या थी, अर्निंग। तो अगर क्या है कि भाई इनका जब रेशियो निकालेंगे तो सेम यही वाली चीज़ है कि अगर ज़्यादा रेशियो आता है तो हम ये मानेंगे कि हाँ भाई कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है और उसकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन उतनी नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी पोजीशन में है, वो डेट ले सकती है। लेकिन अगर ये रेशियो कम आता है तो इसका मतलब ये है कि भाई इतना अर्निंग नहीं है जितना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो डेट को रीपे कर पाए, इसीलिए उस टाइम पे हम इक्विटी को चूज़ करेंगे, ठीक है। सिर्फ ये वाला जो चीज़ थी ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसी का एक कंप्लीट एक्सटेंशन था ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो जस्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपको कितना वापस मिला, आपने जितना इन्वेस्ट किया उसमें से आपको वापस कितना मिला, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपकी अर्निंग ही हो गई, ठीक है। तो आपकी अगर अर्निंग जो है वो आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी अर्निंग इतनी है, आपको इतना खर्चा उससे कम है, तो क्या है कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में आप तब डेट ले सकते हो। लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि रिटर्न आपके पास इतना आ नहीं रहा है जितना जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप, भाई इस पोजीशन में नहीं हो कि आप इंटरेस्ट पे बैक कर पाओ, कैसे कर पाओगे जब अर्निंग नहीं हो रही है, तो इसीलिए उस केस में आप डेट को नहीं चूज़ करेंगे, इक्विटी को चूज़ करेंगे। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ है कि अगर ROI जो है आपका इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं डेट। लेकिन अगर आपका ROI इंटरेस्ट रेट से कम है तो फिर आप डेट लेने की पोजीशन में नहीं हो, आप इक्विटी चूज़ करिए। देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है कि इंटरेस्ट कितना है डेट पे, ठीक है। इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा इंटरेस्ट की तो डेट जो है वो ज़्यादातर सब लोग लेने में घबराते ही हैं, तो आप ऐसा डेट नहीं लेंगे जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो आप इक्विटी चूज़ करिए। लेकिन अगर जो डेट पे इंटरेस्ट है वो कम है तो फिर अच्छी बात है, आप ले सकते हैं। देन टैक्स रेट। टैक्स रेट का क्या मतलब है कि अगर टैक्स रेट आपके ज़्यादा हैं तो आपको मतलब ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप उस टाइम पे डेट को चूज़ करिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि भाई आप जब डेट लेते हो तो उसके बदले में आप इंटरेस्ट देते हो, तो क्या हो रहा है कि अर्निंग में से एक इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है, एक आपका एक्सपेंस कट रहा है, तो बाकी जो बची हुई अर्निंग है उस पर आपका टैक्स लगेगा। सही है ये बात। लेकिन अगर आप इक्विटी चूज़ करते हो तो क्या होगा कि अगर आप इक्विटी चूज़ करते हो तो आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। एज ए कंपनी आपके लिए ये क्या है, आपके लिए ये एक्सपेंस है या नहीं है, क्योंकि आपको तो डिविडेंड देना पड़ रहा है शेयर होल्डर्स को। लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में तो आपने ये दिखाया हुआ है कि जो शेयर होल्डर हैं वो मेरे ही ओनर हैं, कंपनी के ही ओनर हैं। तो जब कंपनी से ही कंपनी के ओनर को पैसा जा रहा है तो एक तरीके से कंपनी की इनकम ही मानी जाएगी गवर्नमेंट की नज़र में।
तो क्या होगा कि गवर्नमेंट उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करती है शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को, वो फिर उसको इनकम की तरह ही ट्रीट करती है और फिर उस पर भी टैक्स लगाती है। आपने खर्चा भी किया, फिर टैक्स भी देना पड़ा, और फिर टैक्स रेट हाई है तो फिर और टैक्स देना पड़ा। तो उस केस में तो आप इक्विटी बिल्कुल चूज़ मत करिए। अगर आपकी टैक्स रेट हाई है तो फिर आप डेट को चूज़ करिए, क्योंकि कम से कम अगर आपका खर्चा होगा तो वो कम से कम आपके प्रॉफिट में से कटेगा तो सही ना। इक्विटी की तरह थोड़ी कि मतलब आपने खर्चा करा भी और कटा भी नहीं, उस पर टैक्स भी लगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर टैक्स रेट आपका ज़्यादा है तो फिर आप डेट चूज़ करिए, इक्विटी नहीं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है कि आपका जो ईपीएस बताया था अभी हमने, अर्निंग पर शेयर, अगर अर्निंग पर शेयर आपकी ज़्यादा है तो जिससे भी ज़्यादा हो रही है आपकी अर्निंग पर शेयर, डेट में लाने से ज़्यादा हो रही है या फिर इक्विटी रखने से ज़्यादा हो रही है, जैसे भी ज़्यादा हो रही है, अब वो चीज़ चूज़ करिए, डेट या इक्विटी, जिससे भी आपकी अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो रही है। क्योंकि जो मेन मोटिव होता है एक कंपनी का वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, उसके मतलब उसके जो पर शेयर की जो उसकी कॉस्ट है उसको मैक्सिमाइज़ करना। क्योंकि अगर वो हो जाती है, उसकी अर्निंग मैक्सिमाइज़ हो जाती है, तो फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्लिगेशंस है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी होंगी, क्योंकि उसको तो सबसे आखिर में मिलता है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि अर्निंग पर शेयर जिसमें भी ज़्यादा है आप वो चीज़ चूज़ करिए। नेक्स्ट फैक्टर इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है कि जब आप किसी भी सोर्स ऑफ फंड को एक्वायर करते हो, बी इट इक्विटी और बी इट बोरोड फंड, एनीथिंग, तो आप जब भी उसको एक्वायर करते हो तो आपको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती होगी। जैसे कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ठीक है, और आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, आपको अंडर राइटर्स का कमीशन देना पड़ता है, आपको बहुत सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर आप डेट को अगर आप डेट लेते हो तो उसमें भी आपको कुछ कॉस्ट देनी होती है। तो आपको ये देखना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि उस सोर्स ऑफ फंड को एक्वायर करने की कॉस्ट किस में ज़्यादा आ रही है। अगर किसी चीज़ में ज़्यादा आ रही है तो फिर आप उस सोर्स ऑफ फंड को नहीं लेंगे, आप कम वाली को ही लेंगे, क्योंकि हमको तो चाहिए मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट आए। तो जिस भी सोर्स ऑफ फंड में फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रही होगी हम उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसा क्या होता है कि इक्विटी शेयर्स वालों में अगर आप इक्विटी को इशू करते हैं तो आपके इक्विटी वालों में ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, क्योंकि उसके टाइम पे आपको अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, एडवर्टीजमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो वो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन अगर आप कोई डेट लेते हो, सपोज़ आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक से जाके बोरो कर रहे हो कोई फ़ंड, तो क्या होगा कि आपको बस जाना है और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है और आपको मिल जाएगा। तो ये ही चीज़ है कि किस में ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है। अगर जिसमें ज़्यादा आ रही है आप उसको चूज़ नहीं करेंगे, जिसमें कम आ रही है उसको चूज़ करेंगे। तो ज़्यादातर इक्विटी वालों में ज़्यादा आती है फ्लोटेशन कॉस्ट, इसलिए हम उसे चूज़ नहीं करते हैं, डेट को चूज़ करते हैं। देन रिस्क कंसिडरेशन का मतलब है कि किस आपके सोर्स ऑफ फंड में आप इक्विटी ले रहे हो या डेट ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो ज़्यादा रिस्क किस में है, ठीक है। तो रिस्क ज़्यादा डेट में होती है, क्योंकि डेट जो होता है वो बोरोड फंड होता है, किसी और से लिया होता है, और आपकी लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो आपको पे बैक करना पड़ता है। तो उसका जो इंटरेस्ट भी है वो भी आपको स्पेसिफाइड पीरियड में पे बैक करना ही करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आप पे भाई फिर लीगल चार्जेस लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी कंपनी लिक्विडेट भी हो जाए, आपके एसेट लिक्विडेट भी हो जाए। तो जो डेट होता है यानी कि जो बोरोड फंड होता है उसमें ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। और जो इक्विटी होती है उसमें इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद का ही पैसा होता है, ओनर्स फंड होता है, तो उसमें ऐसी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि भाई डिविडेंड देना ही देना है या फिर उसको पे बैक इतने टाइम पे करना ही करना है। तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो रिस्क आप देखेंगे कि रिस्क कंसिडरेशन ज़्यादा किस में है, रिस्क कंसिडरेशन डेट में ज़्यादा है। तो अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उस हिसाब से नहीं चल रही है कि आप रिस्क इतनी ज़्यादा ले सको, तो फिर आप डेट को नहीं चूज़ करेंगे, आप इक्विटी को चूज़ करेंगे तब। देन फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर आप डेट लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा डेट लिए जाते हैं, आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेट मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर जितना ज़्यादा आप कर्ज़ा लेते जाते हो तो आप आगे लेने के चांसेस आपके कम होते जाते हैं। होता है ना ऐसा कि अगर आपने किसी से उधार ले लिया तो एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, उसने बड़े प्यार से दे दिया। अब 10 बार आप थोड़ी लेते रहोगे, तो वो आपको उतने ही प्यार से थोड़ी दे देगा हर बार। तो वही चीज़ होती है कि आपका स्कोप कम हो जाता है अगली बार लेने का, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है अगली बार डेट लेने की। तो आपको इतनी तो छोड़नी पड़ती है फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आपकी कोई फ्यूचर कंटिजेंसी आ जाए तो आप तब कोई डेट एक्वायर कर पाओ। तो आप इतना भी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट मिक्स मत करो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही ख़त्म हो जाए और आप जब फ्यूचर कंटिजेंसी आए तो आप डेट ले ही ना पाओ,
ठीक है। देन कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि भाई इन कंपनी के अंदर कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर जैसे डेट है और इक्विटी है, ठीक है, तो इक्विटी क्या क्या होता है कि वो तो आप शेयर्स इशू करते हो, तो आप इक्विटी के थ्रू शेयर्स इशू करते हो, ठीक है। तो कोई जब जो शेयर खरीदता है तो उसका कुछ हद तक ओनरशिप राइट हो जाता है, जितने के वो शेयर खरीदता है उतने का उसको ओनरशिप राइट हो जाता है कंपनी में। तो अगर इक्विटी शेयर कोई खरीद रहा है तो फिर तो उसको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग इलेक्शन से चूज़ करे जाते हैं और वोटिंग राइट्स मिलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो अगर आप किसी को इक्विटी शेयर बेच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर रहे हो ना, ठीक है। तो आपके कंट्रोल मतलब कोई और इंसान आके आपके कंट्रोल को मतलब आपके साथ शेयर करेगा, तो वो वाली चीज़ है ना कि आप अपना कंट्रोल डाइल्यूट कर रहे हो। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो तो आप इक्विटी को चूज़ मत करिए, आप डेट को चूज़ करिए। क्योंकि डेट वाले जो लोग होते हैं जैसे बैंक हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो इतना ज़्यादा भाई डिवेंचर होल्डर हो गए, वो इतना ज़्यादा ऐसे नहीं करते हैं कि आपको कंपनी में वो आपको उनको कंट्रोल देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। किसी किसी केस में होता है कि अगर आप बहुत ह्यूज फंड आप एक्वायर कर रहे हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो तब वो लोग थोड़ी आपके पे लिमिटेशन लगा देते हैं कि आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल छोटा मोटा कोई लोन लेते हो तो उसमें आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता है। तो अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म टाइप का लोन लेना है और तो आप फिर अगर आपको कंट्रोल को वो नहीं करना है, अगर आपको कंट्रोल को अपने डाइल्यूट नहीं करवाना है तो आप कोई शॉर्ट टर्म का लोन ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इक्विटी पे जा सकते हैं, ठीक है। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है कुछ बॉडीज़, कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है इंस्टीट्यूशन, उसको कहते हैं हम सेबी, ठीक है। और जो बाकी तो आप आरबीआई को तो जानते ही हैं, तो आरबीआई की पॉलिसीज़ को हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहते हैं। तो क्या है कि अगर सेबी की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, इतने करोगे उतने करोगे, ये है बहुत डिफरेंट टाइप की अगर रेगुलेशन सेबी ने लगा रखी हैं, तो आप फिर उतना ज़्यादा कंफर्टेबली शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी शेयर्स इशू करने में, और उस टाइम पे आपका डेट को चूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वहीं पर अगर आपके मॉनेटरी पॉलिसीज़ ईजी हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या आ गया, सपोज़ अगर आरबीआई की तरफ से ही एक इंस्ट्रक्शन आ गया है कि सारे बैंक्स का क्या है कि 6% का बैंक इंटरेस्ट लोन था, अब वो 4% का हो गया। तो अगर इंटरेस्ट जो था लोन पे वो गिर गया है, तो क्या हुआ कि आप आसानी से आप बोरोड फंड की तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप सोचते हो कि अच्छा इंटरेस्ट गिर गया है तो मुझे तो वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो स्टॉक शेयर्स की तरफ जाते, अगर इंटरेस्ट कम है तो इधर जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, तो ये देखना पड़ता है कि सेबी की पॉलिसीज़ क्या हैं और मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या हैं। सेबी की पॉलिसीज़ ईजी होती हैं तो आप आराम से बोरोड फंड सेबी की पॉलिसीज़ इजी होती हैं तो आप आराम से शेयर्स इशू कर सकते हो, और अगर मॉनेटरी पॉलिसीज़ इजी होती हैं तो आप आराम से बोरोड फंड ले सकते हो, ठीक है। देन स्टॉक मार्केट कंडीशंस। तो स्टॉक मार्केट की बेसिकली दो कंडीशन होती है, एक होता है बूम पीरियड, एक होता है रिसेशन पीरियड। बूम पीरियड में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चलता है, इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं, सबके प्राइसेस ज़्यादा रहते हैं, तो बूम पीरियड में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। उस टाइम पे आपके शेयर्स जो है आसानी से बिक जाते हैं, ठीक है। और अगर बूम पीरियड चल रहा है तो आप अपने शेयर्स को बेच कर, यानी कि आप इक्विटी से पैसे एक्वायर कर सकते हो। लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है तो उस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या है करिए, आप बोरोड फंड की तरफ जाइए। देन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज़, और कंपनियों का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ से भी काफ़ी सारी कंपनीज़ इन्फ्लुएंस्ड रहती हैं कि भाई उनका कैसा चल रहा है, हमारा कैसा है। तो इस चीज़ से भी काफ़ी सारी कंपनीज़ एक दूसरे से इन्फ्लुएंस रहती हैं। लेकिन आप ब्लाइंडली किसी और के कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है और किसी और की सिचुएशन अलग होगी। तो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किसी और की कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल वैसे भी मत चलो जैसा वो चल रहा है, क्योंकि ब्लाइंडली आप किसी की भी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते हो। आपको अपनी कंट्री का आपको अपनी कंपनी का एनालिसिस करना है, फिर कोई सूटेबल ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो ये भाई हमारा यहाँ पर आज कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।